हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको मैं इसमें बताऊंगी फ्रेंड्स, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं 7 जुलाई 2024 को, उसका फ्रेंड्स फर्स्ट पेपर है ये। इसमें मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ, ठीक है। जिसमें से फ्रेंड्स मैंने आपको सीडीपी और ईवीएस का कराया है, ठीक है। और जो अदर सब्जेक्ट है वो मैंने आपको नहीं कराए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपका 6वां प्रैक्टिस सेट है, जितना मैंने 5 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया है, वहाँ तक फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना भी मैं आपको करा रही है फर्स्ट पेपर के लिए करा रही हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको कंटेंट भी दिया है, ठीक है। तो आप लोग कंटेंट की क्लास में जा करके देख लीजिए। जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो वहाँ से आप लोग देख के अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके, आप लोगों ने बहुत लोगों ने बताया, बहुत लोगों ने कमेंट नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, यानी कि प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो थे फ्रेंड्स मैंने वो भी आपको कराए थे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने 20 अगस्त का पेपर था 2023 में, जो 20 अगस्त का पेपर हुआ था वो मैंने सॉल्व करके आपको पूरा दिया है। और 3 फरवरी का जो पेपर था आपका 2023 में वो भी मैंने सॉल्व कराया है। 25 जनवरी 2023 का जो पेपर था वो भी मैंने आपको कराया था। और फ्रेंड्स जो आपका 17 जनवरी को हुआ था 2022 में वो भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। उसके बाद आपका जो पेपर हुआ था जनवरी में 2021 में वो भी पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है। यहाँ तक फ्रेंड्स मैंने 2018 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था वहाँ तक के पेपर मैंने सभी सॉल्व करा दिए आप सभी के, ओके। तो आज फ्रेंड्स मैं जो प्रैक्टिस सेट आपको करा रही हूँ, तो आई होप आप सभी को फ्रेंड्स क्लास जो पिछली थी अच्छी लगी होंगी। तो आज का हम क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है सीडीपी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्रेंड डुराई, सेकंड ऑप्शन दिया है मिलर, थर्ड ऑप्शन दिया है पियाजे एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका बैक्ड्यूरा और वाल्टर्स। तो किसने फ्रेंड्स दिया है अधिगम, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया है। तो देखिए फ्रेंड्स हम बात करें जो बेंडूरा हैं और वाल्टर्स जो हैं, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, ठीक है। कौन है, बंडूरा और वाल्टर्स। तो ये फ्रेंड्स आपको फोर्थ ऑप्शन जो है, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और फ्रेंड्स मैं आपको बताया जो अधिगम होता है ना, अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया होती है। जो इंसान जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और वो अपने जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए पूरे जीवन पर्यंत वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है फ्रेंड्स ये कह रहा है कि विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स पूछा गया आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक निश्चित दिशा में चलती है। सेकंड कह रहा है कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि और विकास की जो क्रिया होती है वह वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तो दोनों निगेटिव आपको लग रहा है फ्रेंड्स। थर्ड ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि किसी बच्चे में जो वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उनके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ फ्रेंड्स से पूछा गया कौन सा सत्य कथन नहीं, तो ये फ्रेंड्स आपका जो कथन ये सत्य नहीं है, ओके। थर्ड ऑप्शन जो है आपका कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जो आपकी विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक निश्चित दिशा में होती है। ये आपका करेक्ट रहेगा कि जो विकास जो है एक निश्चित में होता है ना, निश्चित दिशा में होता है। और नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका अनकरेक्ट जो है ये आपका थर्ड ऑप्शन है जो अनकरेक्ट है, और यही आपका करेक्ट रहेगा क्योंकि नहीं का आंसर नहीं में दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का फ्रेंड संरक्षण की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है संवेदिक पेशीय अवस्था, सेकंड ऑप्शन क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। देखिए हम आपको बता दें जो जीन पियाजे जी हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चों के जो संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में अवस्था में कर पाते हैं। यह अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या होता है, जो बालक होते हैं बालक में वस्तुओं को पहचानना एवं उनका जो विविधीकरण करना, वर्गीकरण करना तथा संरक्षण करने की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका थर्ड क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो आपका एज होता है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। फ्रेंड्स यहाँ मेरा केवल क्वेश्चन का आंसर ही बताना नहीं है, आपको समझाना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएँ, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है ड्रेस प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। तो किसको फ्रेंड्स प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था को, सेकंड है बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है आपका किशोरावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन में जो आपका बाल्यावस्था है ना, ये जो बाल्यावस्था होती है ये द्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में बच्चे जो हैं विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका जो सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत होता जाता है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है तथा दूसरों के साथ क्या करते हैं, समायोजन के लिए वह आवश्यक सामाजिक गुण भी अपनाने लगते हैं। अब क्या करते हैं, इस आयु में बालक जो होते हैं, बालक और बालिकाओं में एक दूसरे से अलग अलग रहने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है और इसी अवस्था में बच्चे जो होते हैं प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बाल्यावस्था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका जन्म पूर्व अवस्था, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन कह रहा है किशोरावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वयस्क अवस्था। तो यहाँ फ्रेंड्स भाषा अर्जन की बात हुई, तो भाषा अर्जन बच्चा कब करना सीख जाता है? तो देखिए, जब भाषा अर्जन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो चरण होता है, कब का फ्रेंड प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो चरण होता है वो संवेदनशील होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे के जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की जो आयु होती है उस अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो इस अवस्था में बच्चे को क्या क्या बच्चों को सिखाया था। तो इस अवस्था में बच्चों को जिस भी भाषा में सिखाया बताया जाता है वे उसी भाषा को समझने एवं सीखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है, उन्हें इस अवस्था में किसी भी भाषा के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं होता है और उनके सामने जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की बोली बोली जाती है वो बच्चे क्या करेंगे, उसी प्रकार की भाषा को ग्रहण करने लगेंगे और उसी भाषा को ही अर्जन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो आपकी जो होती है जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु। नेक्स्ट हम बात करेंगे पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपना परिवेश की वस्तुओं को पहचानना एवं विभेद करने लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका दिया गया है इंद्रजनित गामक अवस्था, सेकंड कहा गया है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रहा है जब कोई बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं अंतर करना सीख जाए। ठीक है, तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, उसमें क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक होता है, बालक अपने परिवेश की जो वस्तुओं को पहले एवं पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया था कि हमारे जो विचार हैं वो तर्क अनुकूल के भाग हैं और संज्ञानात्मक विकास एक ऐसा निश्चित अवस्था के क्रम में होता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था। ठीक है, वो चारों अवस्थाएं आपके यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, लेकिन इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ तक की क्लास आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट रहा 6 क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो कौन से फ्रेंड्स है जो सामाजिकरण के द्वितीय कारण है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका परिवार और आस पड़ोस, सेकंड कह रहा है धर्म और अभिभावक, थर्ड कह रहा है स्कूल और धर्म एंड फोर्थ कह रहा है परिवार और स्कूल। तो बताइए डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो आपका स्कूल होता है और दूसरा क्या आपका धर्म होता है, ये क्या है, बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय पर कब जोर दिया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? यहाँ पे विशेषता नहीं पूछी गई। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, सेकंड कह रहा है बालक के मनोवैज्ञानिक को समझाना, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, या फिर बात हो रही है फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि बालक के वैज्ञानिक एवं समझाते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आपका 8वें में आपका तीसरा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें केवल आ गया है जो आपका निगेटिव वर्ड है और उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है किसी भी ज्ञान को बच्चों को अवगत कराने पर जोर देना है, कि भी बच्चों को किसी भी प्रकार का उनके ऊपर जोर नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहा है कि एक बालक है
जिसकी आयु कितनी 15 वर्ष है। अगर उसकी मानसिक आयु जो है 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 दिया गया है, इसमें बात कही गई है, इसमें आपकी बात कही गई है कि जो कोई बच्चा है जो 15 वर्ष का है, ठीक है, और उसकी आयु जो सॉरी फ्रेंड, जो उसकी आयु है वो 15 वर्ष की है, बट उसकी जो मानसिक आयु है वो आप उसकी कितनी है, उसकी 18 वर्ष है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें पूछा गया आपकी इसमें उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको हमेशा बताया है जो बुद्धि का लब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया है, वो टर्मन वैज्ञानिक ने दिया है। और उनके अनुसार क्या है, बुद्धि लब्धि को बच्चों की मानसिक आयु को उचित उसकी जो है वास्तविक आयु से भाग करके तथा उसका जो है 100 में गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो जैसे फ्रेंड्स देखिए, IQ लेवल इज इक्वल टू क्या होगा, मानसिक आयु बटे उसकी कुल आयु, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मानसिक आयु आपकी कितनी यहाँ पे बताई गई, 18 बताई गई है, और इसकी जो कुल आयु 15 वर्ष है, और बड़े गुणे में क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ पे 10 बचे, यहाँ पे 5 बचा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 बचे, यहाँ पे 15 बचा। अब यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे, 15 से 18 को काटेंगे, 18 बटे 15 गुणे 100 पे मैंने किया है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा कटम करके 120 आ जाएगा। तो जो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 120 है, ठीक है, तो वह प्रतिभावान बच्चा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10, चलो जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता कैसे चलता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है व्यावसायिक मार्गदर्शन में वृद्धि परिणाम में भूमिका अहम होती है। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन में फ्रेंड्स क्या होती है, बुद्धि जो परीक्षण होता है उसमें भूमिका का क्या अहम रोल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है बुद्धि परीक्षण द्वारा जो प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को क्या करना है, प्रसारित करना है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि अनुसंधान के जो विभिन्न घटकों का चयन करना है होगा। तो बुद्धि क्या होगी, बुद्धि एक ही आधार होता है, बुद्धि का क्या होता है, एक ही आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता कैसे चलता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जितने भी आपको तीनों ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन क्या है, बुद्धि परीक्षण के तीनों ऑप्शन का महत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है कि अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक व्यक्ति क्या होता है, जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्षमता में सुधार हो सकता है, या फिर और उसका महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, या फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जो शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रीकरण होते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम जो है वो अनियंत्रित होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पे जो शैक्षणिक गतिविधियों के जो परिणाम होते हैं वो अनियंत्रित होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो क्षमता होती है, क्षमता के सुधार यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जो अधिगम असहाय लाचारी वो तब महसूस होती है किसी भी व्यक्ति फिर किसी विद्यार्थी को जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम जो है वो अनियंत्रित होते हैं। यदि शैक्षणिक गतिविधियों को ठीक ढंग से प्रचलित किया जाता है तो वह क्या करेगा, तो वह अधिगम असहाय लाचारी एवं कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। अधिगम का तात्पर्य होता है सकारात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया से लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 13 है, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइन द्वारा किया गया है। तो थॉर्नडाइन ने फ्रेंड्स किसका सिद्धांत दिया था, तत्परता का सिद्धांत दिया था, अभ्यास का सिद्धांत दिया था, या फिर आपको है प्रभाव का सिद्धांत दिया था, या फिर आपको दिया था सीखने का प्रबलन सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रहा है जो थॉर्नडाइन है उन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइन द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो थॉर्नडाइन द्वारा देखिए फ्रेंड्स जो प्रतिपादित नहीं है वो है आपका सीखने का प्रबल सिद्धांत जो है, ठीक है। ये किसके द्वारा नहीं है, ये जो थॉर्नडाइन है इनके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। बाकी जो तीनों है ये थॉर्नडाइन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है।
तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। सेकंड कह रहा है पुरुष जो होते हैं पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता की अपेक्षा होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पुरुषों की गत्यात्मक योग्यताएं जो हैं स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे बात हुई है जो उपयुक्त में से कथन जो है सत्य है कि सामान्यतः जो स्त्रियां होती हैं उनको जो हस्तलेखन पुरुषों की अपेक्षा सुंदर होती है। ठीक है, ऐसा क्यों माना गया है? अगर हम बात करें कि यह माना जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं स्त्रियों में स्मृति कौशल अपेक्षाकृत अधिक होता है, जबकि जो पुरुष होते हैं पुरुषों में गत्यात्मक योग्यताएं अधिक होती हैं। किंतु क्या होता है कि यह प्रत्येक स्थिति के लिए क्या होते हैं, सत्य नहीं होते हैं। लेकिन क्या होगा, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जो जैविक बनावट होती है ये नहीं मानी जाती। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 14 क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा होती है 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रीय यहाँ NEP 2005 की बात हो रही है, वो किस पर महत्व देती है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। सेकंड कह रहा है वेदना और बार बार अभ्यास पर। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है सामग्री को रेट का याद करना। या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उत्तेजना प्रक्रिया संग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें आपका जो बच्चे एक्टिव होकर सीखेंगे वो और जो बातचीत के माध्यम से सीखेंगे वो आपका करेक्ट होगा। तो उस पर क्या होगा, ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, रूपरेखा, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, गतिज कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है? अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? आप लोग कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्फेजिया, सेकंड है डिस्प्रेक्सिया, थर्ड ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया एंड फोर्थ ऑप्शन है डिसलेक्सिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में फ्रेंड्स देखिए, जो गति कौशल में जो अधिगम निर्योग्यता होती है वो डिस्प्रेक्सिया कहलाती है, क्योंकि ये जो है प्रेक्सिया का ही एक प्रकार होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, मस्तिष्क में हुई क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण हो नहीं पाता है। वह क्या करता है, वह अपने हाथ एवं अपने आँखों के मध्य समन्वय एवं संतुलित स्थापित नहीं कर पाता है। इसे डिस्प्रेक्सिया तंत्र स्थापित विद्युत, इसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इसमें जो ऑप्शन है करेक्ट होगा डिस्प्रेक्सिया। 15वें का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षार्थियों की जो उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है तुलनात्मक मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र की जो उपलब्धि का मूल्यांकन जो है वो सतत एवं व्यापक रूप से कहलाता है। जिस व्यापक रूप से क्या होते रहना चाहिए, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कई विद्यार्थियों को अपनाया जाता है, लेकिन ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन ही सबसे उत्तम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो 16वां क्वेश्चन है इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।